हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। आज का जो वीडियो है वो डील करेगा क्रैब साइकिल के बारे में। डिटेल में डिस्कशन करने से पहले हम ये जान लेते हैं एक शॉर्ट में कि हमने इससे पहले ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन देखा पायरूवेट में, मींस पायरूविक एसिड में थ्रू ग्लाइकोलिसिस। ये वाला प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। उसकी बैलेंस शीट जो है वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मींस कि कितना एटीपी जो है उसमें हमने इन्वेस्ट किया था और कितना उसके बाद हमें नेट गेन हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है एक लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन मतलब कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। जब ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरूवेट का फॉर्मेशन हो गया, अब पायरूवेट जो है वो फर्दर उसका फेट जो था, 3 फेट देखे थे, जिसमें से एक फेट था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये भी हम लास्ट जो वीडियो था उसमें देख चुके हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और क्या पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पर ये चीज़ जो होती है कुछ लिक्विड कंटेंट पाया जाता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है इसमें रन होता है एक पाथवे जिसको हम क्रैब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ था लिंक रिएक्शन में, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रैब साइकिल में जाएगा और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड जो है उसका फॉर्मेशन होगा। हर एक स्टेप जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि उसमें 10 स्टेप होते हैं और वो 10 स्टेप जो है वो 5 स्टेप में डिवाइडेड थे। फर्स्ट जो 5 स्टेप थे उसको हम बोल रहे थे प्रिपरेटरी फेज और लास्ट जो 5 स्टेप थे उसको हम बोल रहे थे पे ऑफ फेज। उसी तरीके से जो क्रैब साइकिल होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं क्रैब्स साइकिल, ठीक है, जिसको हम TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। जो TCA साइकिल है उसमें भी टोटल 8 स्टेप होते हैं, मींस ग्लाइकोलिसिस की तरह। जैसे ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप थे, इसमें क्या है टोटल 8 स्टेप होते हैं। अब ये जो 8 स्टेप हैं इसमें से 7 स्टेप जो हैं वो इसी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, मीन्स इस मैट्रिक्स में परफॉर्म होते हैं। उसके बाद एक स्टेप मीन्स 6th नंबर का जो स्टेप है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है, ये वाला जो रीजन होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर देखी जाती है रिएक्शन। बिकॉज इस वाले रिएक्शन के लिए मीन्स जो 6th नंबर का रिएक्शन है उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है एंजाइम, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। इसीलिए 6th नंबर का जो स्टेप है TCA साइकिल का वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर परफॉर्म होता है। आई होप कि ये छोटा बेसिक जो है थोड़ा सा बेसिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब अगर यदि हम 1 बाय 1 देखते जाएं कि जो TCA साइकिल है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये हमें ध्यान रखना है। स्टेप्स की बात करें तो टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। 7 स्टेप इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, 7 स्टेप जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म होते हैं क्योंकि उन 7 स्टेप्स के एंजाइम जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। एंड 1 स्टेप इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है एक स्टेप वहाँ पर परफॉर्म होता है क्योंकि सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज ये वाला जो एंजाइम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस वजह से एक स्टेप जो है यहाँ पर परफॉर्म होता है। ये तो हो गया एक बेसिक कि कितने स्टेप होते हैं, इसकी क्या लोकेशन होती है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे।
एक एक स्टेप को देखेंगे, कौन से कंपाउंड से स्टार्ट होके क्या एंड प्रोडक्ट हो रहा है, कितना इसमें एनर्जी जो है उसका गेन हो रहा है, वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम जब 1 बाय 1 स्टेप्स को पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक कंप्लीट डायग्राम के थ्रू भी इस प्रोसेस को देखेंगे और लास्ट में हम इसका बैलेंस शीट जो है वो भी देखेंगे, उसको भी कैलकुलेट करेंगे कि कितने एटीपी जो है उसका नेट गेन होता है। ठीक है, आई होप कि ये वाले जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। चलो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, सो अगर यदि हम बात करें जो TCA साइकिल है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट का फॉर्मेशन देखना है और ये जो रिएक्शन है वो कंडेंसेशन के थ्रू स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होती है, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, जो एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म हुआ था लिंक रिएक्शन में, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, ये फॉर्म हुआ था लिंक रिएक्शन में, और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट नाम का एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ये दोनों कंपाउंड जो हैं वो कंडेंस होते हैं और सिट्रेट सिंथेज नाम का एंजाइम जो है वो इसमें इस रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंडेंस होने के बाद ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट क्या है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, बिकॉज एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। ऑक्सैलो एसीटेट या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं हम इसको, ये क्या होता है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये दोनों एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये कंडेंस होकर एक 6 कार्बन का कंपाउंड जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम सिट्रेट के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है क्रैब्स साइकिल का वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A with ऑक्सैलो एसीटेट टू फॉर्म सिट्रेट कैटालाइज बाय सिट्रेट सिंथेज। अब यहाँ पर हमें इन एंजाइम को भी याद रखना है कि कौन सा एंजाइम जो है वो एक्शन कर रहा है इसमें, सिट्रेट सिंथेज। इन दिस रिएक्शन डाईमिथाइल कार्बन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप इज जॉइंड टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये जो कंडेंसेशन की रिएक्शन है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है उसका स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो CH3 है ये क्या है, इसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, डाईमिथाइल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट में अगर हम बात करें तो इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है, मीन्स ये वाला जो ग्रुप है, कार्बोनिल वाला जो ग्रुप है, ये इसके साथ कंडेंस हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है जो कि होता है 6 कार्बन का कंपाउंड। इस वाली लाइन का यही मतलब है, इन दिस रिएक्शन डाईमिथाइल कार्बन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप इज जॉइंड टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट टू फॉर्म सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट सिंथेज यहाँ पर एंजाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। आई होप कि फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी पाथवे हैं, जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस का पाथवे देखा था तो उसमें भी हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसके बाद वो जो ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था। तो स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, मीन्स कि इनको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि जो भी रिएक्शन हो रही है, जो भी स्टेप हम पढ़ रहे हैं, तो उस स्टेप में कौन सा एंजाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान रखनी होती है। उसके बाद ये देखना है कि क्या कंपाउंड जो है वो कौन से अदर कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ऑक्सैलो एसीटेट, जिसको हम शॉर्ट में OAA के नाम से जानते हैं, इसके साथ कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है और सिट्रेट सिंथेज नाम का एंजाइम जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आई होप कि फर्स्ट स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव करते हैं अब हम सेकंड स्टेप की तरफ।
सो सेकंड स्टेप हमसे क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट बाय सिस एकोनिटेट। अब सिट्रेट जो है उसका फॉर्मेशन हो चुका है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब इस सिट्रेट से हमें आइसोसिट्रेट जो है उसका फॉर्मेशन देखना है, ठीक है। और ये एक इंटरमीडिएरी कंपाउंड जो है उसके फॉर्मेशन के थ्रू आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होगा, और वो इंटरमीडिएरी कंपाउंड क्या है, सिस एकोनिटेट, ठीक है। द एंजाइम एकोनिटेज, ठीक है, एकोनिटेज नाम का एंजाइम जिसको हम नॉर्मली एकोनिटेट डिहाइड्राटेज के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गए। क्रैब साइकिल का जो सेकंड स्टेप है उसमें एकोनिटेज, ठीक है, एकोनिटेज नाम का एंजाइम जो है वो रोल प्ले करता है, लेकिन उसको हम अदर नेम एकोनिटेट डिहाइड्राटेज के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसमें क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ, हमने याद किया था एकोनिटेज एंजाइम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर दी आइसोसिट्रेट फॉर्मेशन, लेकिन हमें इसका सेकंड नाम नहीं पता था, एकोनिटेट डिहाइड्राटेज, और क्वेश्चन में आ गया एकोनिटेट डिहाइड्राटेज, तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। अब कन्फ्यूजन क्रिएट होने की वजह से पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो सकता है। सो जितने भी ऑल्टरनेटिव नेम हैं किसी भी पाथवे के, किसी भी एंजाइम के, वो हमें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। सो एकोनिटेज जिसको हम एकोनिटेट डिहाइड्राटेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये एंजाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके, आइसोसिट्रेट के फॉर्मेशन में, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट के फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये हमारे पास है सिट्रेट, उसके बाद एकोनिटेज एंजाइम जो है उसने एक्शन किया, उसकी वजह से सिस एकोनिटेट बना। सिस एकोनिटेज जो है वो फिर एकोनिटेज जो है उसकी हेल्प से किसमें, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो स्ट्रक्चरल वे था प्रेजेंट करने का, लेकिन अगर हम सिंपल सा देखें कि सिट्रेट जो है उससे आइसोसिट्रेट एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। इतना हमें, अगर इतना भी हम ध्यान में रखेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, रादर देन कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है इस पर फोकस करने की वजह है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या है। अब ये स्टेटमेंट इसीलिए मैं लेकर आई हूँ वीडियो में कि बहुत सारे बच्चों को नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी वीडियो देखते हैं जो कि अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर तो हमें पूरा थ्योरेटिकल लिख कर आना है, तो उसके लिए हमें ये भी ज़रूरी है कि हमारे पास कंटेंट अवेलेबल हो। सो द एंजाइम एकोनिटेट डिहाइड्राटेज कैटालाइज द रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट to isocitrate through the intermediary formation of the tricarboxylic acid cis aconitate। ठीक है, इंटरमीडियरी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कहने का मतलब ये हो गया कि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं वो प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये सिट्रेट से आइसोसिट्रेट के फॉर्मेशन में एक इंटरमीडियरी कंपाउंड जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके थ्रू सिट्रेट से आइसोसिट्रेट जो है वो फॉर्म हो रहा है, और सिर्फ एक ही एंजाइम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसको हम एकोनिटेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि जो क्रैब्स साइकिल है जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका फर्स्ट कंपाउंड बनता है सिट्रेट, ठीक है, इसमें क्या है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस पाथवे को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक पाथवे या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसका फर्स्ट कंपाउंड जो है वो क्या होता है, सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये भी अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ कि थर्ड स्टेप में क्या फॉर्म हो रहा है। सो थर्ड स्टेप में क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा
ये इस तरीके से लिखा रहता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब सिंपल सी बात है कि पहले स्टेप में हमने देखा एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस होके क्या बना रहा था, सिट्रेट। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या था, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हमें देखना है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है। सो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज catalyze oxidative decarboxylation of isocitrate to form alpha ketoglutarate। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होगा वहाँ पर एक तो ये हो गया कि NAD से NADH जो है वो फॉर्म हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव का मतलब ये हो गया। अब डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। सो इस वाले पॉइंट का मतलब आई होप कि समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया कि इस स्टेप में NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन को कैटालाइज कराने में हेल्प कर रहा है। सो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट कैसे फॉर्म हो रहा है, ये था आइसोसिट्रेट, ठीक है। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर NAD जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है NADH में। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जा रही है और उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से थर्ड स्टेप जो है वो देखा जाता है कि कैसे आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो फॉर्म हो रहा है। सो आइसोसिट्रेट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस तरीके से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, NAD जो है उससे NADH फॉर्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ऑक्सीडेटिव जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो इसके लिए डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है और उसके बाद यहाँ पर आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम जो है वो रोल प्ले कर रहा है। अब इससे क्या बन रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये है सिंपल सा रिएक्शन। इतना स्ट्रक्चर को देखकर डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एंजाइम का क्या, कौन सा एंजाइम रोल प्ले कर रहा है, कौन से कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट होके क्या बना रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और क्या जो रिएक्शन हो रही है, जब एंजाइम जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो उसमें वहाँ पर जैसे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसमें क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है फोर्थ नंबर का स्टेप। अब थर्ड स्टेप जो था उसमें भी हमने ऑक्सीडेशन देखा, मीन्स NADH का फॉर्मेशन हो रहा था। फोर्थ स्टेप जो है वो भी अगेन ऑक्सीडेशन का स्टेप है, जिसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल को एंजाइम में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम A एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। तो इसमें इस स्टेप में अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हमने लिंक रिएक्शन पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम जो है उसका कॉम्प्लेक्स देखा था, जिसमें 5 डिफरेंट टाइप के कोएंजाइम्स प्रेजेंट थे, 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट थे। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो भी कुछ पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है उसी के सिमिलर होता है, बिकॉज इसमें भी कुछ
डिफरेंट कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इन दोनों का। सो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो है इस एंजाइम की हेल्प से अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें कोएंजाइम ए विद थायोल ग्रुप, ये इसका कोएंजाइम होता है। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में, और NAD जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है NADH में। मींस कि थर्ड स्टेप जो था उसमें भी हमने देखा NADH जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा था। थर्ड स्टेप में एक NADH जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। फोर्थ स्टेप जो है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक NADH जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सो NADH सर्व एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड कोएंजाइम A एज द कैरियर ऑफ द सक्सिनाइल ग्रुप। ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसमें भी क्या याद रखना है कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ स्टेप में ये देखा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, फिफ्थ नंबर का स्टेप। अब फिफ्थ नंबर का जो स्टेप है इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनेट। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सक्सिनेट में। ये क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज नाम का एंजाइम जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द एंजाइम दैट कैटालाइज दिस रिवर्सिबल रिएक्शन इज कॉल्ड सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, जिसको हम सक्सिनिक थायोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं। ये सेकंड एंजाइम है जिसका ऑल्टरनेटिव नेम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, जो है उसको हम सक्सिनिक थायोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले जो एंजाइम था वो था एकोनिटेज, जिसको हम एकोनिटेट डीहाइड्रेटेज के नाम से भी जान रहे थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, GDP जो है उससे GTP का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। मीन्स फिफ्थ स्टेप जो है वहाँ पर एक GTP जो है वो फॉर्म हो रही है। GTP भी बन सकता है और ATP भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम है, मीन्स कौन से एंजाइम का सबस्ट्रेट जो है वो अवेलेबल है। उस अवेलेबिलिटी के बेसिस पर GTP का फॉर्मेशन भी देखा जा सकता है और ATP का फॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, सो फिफ्थ स्टेप क्या कहता है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज की हेल्प से सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है फिफ्थ स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो कि है सिक्स्थ स्टेप। अगेन सिक्स्थ वाला जो स्टेप है ये इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। क्योंकि ये सबसे पहले तो ये अगेन एक ऑक्सीडेशन स्टेप है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला जो स्टेप है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर परफॉर्म होता है। बाकी के जो फर्स्ट से फिफ्थ स्टेप जो हमने पहले 5 स्टेप देखे हैं वो कहाँ पर हो रहे थे, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वहाँ पर परफॉर्म हो रहे थे। लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पर ये वाला स्टेप जो है वो देखा जाता है। अब क्यों देखा जाता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये वाला जो स्टेप है, ये जो ऑक्सीडेशन का स्टेप है वो यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में देखा जाता है। दी सक्सिनेट, ठीक है, सक्सिनेट जो है वो लास्ट स्टेप में हम देख चुके हैं सक्सिनेट का फॉर्मेशन। तो ये जो सक्सिनेट फॉर्म हुआ था सक्सिनाइल कोएंजाइम से, ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमारेट में विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंड वन मॉलिक्यूल बनता है FADH2 का। ठीक है, द सक्सिनेट फॉर्म्ड फ्रॉम सक्सिनाइल कोएंजाइम A इज ऑक्सीडाइज्ड टू फ्यूमारेट बाय द फ्लेवोप्रोटीन सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। अब ये वाला जो एंजाइम है, अगर यदि हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज सबसे पहले तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये एक फ्लेवोप्रोटीन होती है।
ठीक है। उसके बाद ये सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है उसको ऑक्सीडाइज कराता है, जिससे कि फ्यूमरेट जो है उसका फॉर्मेशन होता है। सो सिक्स्थ स्टेप इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट का फॉर्मेशन हो रहा है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज जो है उसकी हेल्प से, और FAD जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है FADH2 में। मीन्स कि सिक्स्थ वाला जो स्टेप है वहाँ पर 1 मॉलिक्यूल जो है FADH2 का बनता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि है 7th नंबर का स्टेप, हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट टू मैलेट। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो फ्यूमरेट बना है सक्सिनाइल कोएंजाइम A के ऑक्सीडाइज्ड होने से जो फ्यूमरेट बना है, अब ये जो फ्यूमरेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलेट में। अब मैलेट में कन्वर्ट होने के लिए ये क्या एंजाइम, फ्यूमरेज नाम का एंजाइम जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फ्यूमरेज द रिवर्सिबल हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट टू मैलेट, ये क्या है, जो 7th नंबर का स्टेप है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो रिवर्सिबल हाइड्रेशन, हाइड्रेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि OH ग्रुप जो है यहाँ पर वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सो हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट टू मैलेट इज कैटालाइज्ड बाय फ्यूमरेज, जिसको हम फ्यूमरेट हाइड्राटेज के नाम से भी जानते हैं। ये थर्ड एंजाइम है जिसका अल्टरनेटिव नेम भी है, फ्यूमरेज को हम फ्यूमरेट हाइड्राटेज के नाम से भी जानते हैं। सो फ्यूमरेट जो है वो फ्यूमरेज एंजाइम की हेल्प से, कार्बेनाइन ट्रांजिशन स्टेट आती है इसमें, फ्यूमरेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैलेट में। ये होता है 7th नंबर का स्टेप। नाउ अब हम मूव करते हैं लास्ट स्टेप की तरफ इस साइकिल के, जो कि है ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलो एसीटेट। अब जो मैलेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ये मैलेट जो है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक NADH जो है उसका फॉर्मेशन देखा जाएगा। सो मैलेट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें, ऑक्सैलो एसीटेट में, जिसको हम OAA के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कौन सा एंजाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एल मैलेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगेन ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो इन द लास्ट रिएक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, NAD linked malate dehydrogenase catalyze oxidation of malate to oxaloacetate। सिंपल सी बात है कि मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है एल मैलेट डीहाइड्रोजिनेज की हेल्प से, और एक NADH जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यदि हम बात करें तो यहाँ पर 3NADH जो है वो उसका फॉर्मेशन हुआ, 1 मॉलिक्यूल बना FADH2 का, एंड 1 मॉलिक्यूल बना है GTP। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में हम ये अच्छे से जान चुके हैं कि एक NADH जो है वो कितने ATP के बराबर होता है, ये 3 ATP के बराबर होता है, और 1 FADH2 जो होता है वो कितने ATP के बराबर होता है, 2 ATP के बराबर होता है ये, और 1 GTP बराबर कितना होता है, 1 ATP। ये ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि एक NADH जो है वो 3 ATP मॉलिक्यूल बनाता है, एक FADH2 जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल बनाता है, और 1 GTP 1 ATP के बराबर होता है। बिकॉज आगे अभी हम इसका बैलेंस शीट देखेंगे तब हमें ये पता देखना है कि कितना टोटल गेन हुआ ATP का। सो अब हम चलते हैं कि हमने इसके 8 स्टेप तो देख लिए। ठीक है, 6 वाला जो स्टेप है उसको छोड़कर सारे स्टेप जो हैं 1 to 5 एंड 7 8 जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहे थे, लेकिन जो 6th नंबर का स्टेप था वो कहाँ पर हो रहा था, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर हो रहा था, क्योंकि उसका सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम जो था वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इस वजह से। अब हम देखते हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कि कौन से कंपाउंड जो है उससे कहाँ पर क्या बन रहा था। सो ये हम देख चुके हैं कि पायरुवेट जो है वो बना है ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू
पायरूवेट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ग्लूकोज जो था वो 6 कार्बन कंपाउंड था और पायरूवेट क्या है 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 2 मॉलिक्यूल। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरूवेट से पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम जो है उसकी हेल्प से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है और NaDH जो है उसका भी फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है NaDH जो उसका फॉर्मेशन होता है। अब पायरूवेट जो था उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। सो पायरूवेट जो है वो 3 कार्बन का था तो 2 मॉलिक्यूल बने तो 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो 2 कार्बन का है, तो इससे क्या है 2 मॉलिक्यूल बने हैं एसिटाइल कोएंजाइम के, तो टोटल हो गए 4 कार्बन। अब 4 कार्बन तो यहाँ पर हो गया और 2 कार्बन जो है वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, इसके साथ कंडेंस होके सिट्रिक एसिड मींस सिट्रेट बनाएगा जो कि था 6 कार्बन का। अब ये जो सिट्रिक एसिड है सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है और एक NaDH जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो क्या है कन्वर्ट होता है किसमें सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड के बाद ये मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ये NCERT की जो बुक है उसका स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक मीन्स कि इससे बेसिक भी क्लियर नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं एक और अच्छा डायग्राम लेकर आई हूँ जिससे हमें हर एक एंजाइम, हर एक रिएक्शन और किससे क्या कंपाउंड बन रहा है, कौन क्या रिलीज हो रहा है उसके बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो उस वाले डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में हम थोड़ा सा ध्यान से आंखें गड़ाकर देखेंगे कि यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि पायरूवेट से कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो बना। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होगा किसकी हेल्प से? सिट्रेट सिंथेज नाम का जो एंजाइम है उसकी हेल्प से कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। कंडेंस होकर क्या बना रहा है? ये सिट्रेट बना रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये देखा था। उसके बाद ये क्या है? फर्स्ट स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, स्टेप है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा इरिवर्सिबल स्टेप है और कौन सा रिवर्सिबल स्टेप है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो 2 पार्ट में कंप्लीट हो रहा है। एक तो हो रहा है हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। सो जो सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, जब इसका डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। डिहाइड्रेशन के बाद ये क्या बनाएगा? सिस एकोनिटेट। ठीक है, एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, ये बनाया इसने सिस एकोनिटेज। फिर उसके बाद हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन मीन्स वाटर जो है उसका यूज होगा। एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या बना देगा? आइसोसिट्रेट। सो सेकंड स्टेप जो है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो जो स्टेप है वो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहने का मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में मीन्स NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NaDH में। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट NADH का फॉर्मेशन हो रहा है थर्ड स्टेप में। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। अब आइसोसिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट का फॉर्मेशन हो गया। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा।
अगेन यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है वो भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहने का मतलब ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी और एक और NADH जो है उसका फॉर्मेशन होगा। और अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नाम का एंजाइम जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है उसको कन्वर्ट कर देगा सक्सिनाइल को एंजाइम में। अभी तक हमने देख लिया कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हुए हैं और 2 NADH जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है। अब सक्सिनाइल को एंजाइम A जो है वो यहाँ पर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज नाम का एंजाइम जो है उसकी हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनेट में। ठीक है, और ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज जो है यहाँ पर इस स्टेप में एक ATP या फिर GTP का फॉर्मेशन होगा। और जब ATP या GTP डायरेक्ट ATP और GTP का फॉर्मेशन अगर देखा जाता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज एंजाइम एंड 1 GTP या ATP का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ये जो सक्सिनेट है वो डीहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से किसमें, फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो प्रोसेस है 6th नंबर का जो स्टेप है वो कहाँ पर होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये वाला जो स्टेप है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में परफॉर्म होगा। और ये वाला जो स्टेप है यहाँ पर एक FADH2 जो है उसका फॉर्मेशन देखा जाएगा। सो इस तरीके से फ्यूमरेट जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। अब फ्यूमरेट जो है उससे मैलेट का फॉर्मेशन देखा जाएगा फ्यूमरेज एंजाइम की हेल्प से, और हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन मीन्स वाटर जो है उसका यूटिलाइजेशन होगा। फ्यूमरेट जो है वो फ्यूमरेज एंजाइम की हेल्प से मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अब मैलेट जो है ये मैलेट डीहाइड्रोजिनेज की हेल्प से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैलेट डीहाइड्रोजिनेज अगर एंजाइम यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक NADH का फॉर्मेशन होगा। सो इस तरीके से मैलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है मैलेट डीहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से। अब ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो टोटल 8 स्टेप थे। उन 8 स्टेप में से अगर यदि हम बात करें कि कौन कौन से स्टेप जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और कौन कौन से स्टेप जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला जो है फर्स्ट स्टेप है जो कि इरिवर्सिबल है। फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये जो हैं ये क्या होते हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये 3 स्टेप जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है ये क्या है, ये इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं। उसके बाद सेकंड, 5th, 6th, 7 एंड 8 ये वाले जो स्टेप हैं ये क्या है, ये रिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड 8, थर्ड, 4 एंड 8 ये जो स्टेप है यहाँ पर क्या है, NADH जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है, मीन्स 3 NADH जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद 5th स्टेप जो है, इस वाले स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखा जाता है, मीन्स डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन या फिर GTP इसका फॉर्मेशन होता है 5th स्टेप में। और 6th वाला स्टेप जो है वो उसमें एक FADH2 जो है उसका फॉर्मेशन होता है। सो क्रैब साइकिल का जो प्रोसेस है इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से स्टेप जो हैं वो रिवर्सिबल स्टेप हैं, कौन से इरिवर्सिबल स्टेप हैं, कौन से स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, कौन से स्टेप में NADH का फॉर्मेशन हुआ है और कौन से स्टेप पे FADH2 का फॉर्मेशन हुआ है। आई होप कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और यही है सारा सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल के बारे में कि कौन से कंपाउंड जो हैं किस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं और कौन सा पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब हम इसमें देखते हैं, इसके बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं कि कितने एटीपी जो है उसका नेट गेन हो रहा है हमें। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है अगर यदि उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो टोटल कितने एटीपी जो है उसका नेट गेन हो रहा है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज था हमारे पास, ग्लूकोज था 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। ये साइटोसोल में या फिर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जा रहा था पाइरूवेट में। पाइरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड था, सो 2 मॉलिक्यूल बने पाइरूवेट के ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। इसमें डायरेक्ट हमें 2 एटीपी मिले थे। हमने देखा था कि 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में और 2 NADH जो है वो फॉर्म हुए थे। तो ये हम पहले से ही जानते हैं कि एक NADH जो है वो 3 ATP के बराबर होता है। सो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2 ATP डायरेक्ट मिले थे, मीन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और ये 2 ATP जो हैं वो 2 NADH जो है उससे 6 ATP जो है इस तरीके से मिले। सो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में टोटल 8 ATP जो है उसका नेट गेन हुआ हमें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था लास्ट वीडियो जो है उसमें हमने लिंक रिएक्शन जो है उसके बारे में पढ़ा था कि पाइरूवेट जो है उससे एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं पाइरूवेट के। तो पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अगर 2 मॉलिक्यूल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 4 कार्बन, तो 2 कार्बन और कहाँ जाएगा। सो 2 कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है और लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH जो है उसका फॉर्मेशन होता है। सो 2 NADH को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ATP। सो लिंक रिएक्शन जो है उसमें 6 ATP मिलते हैं, ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू 8 ATP जो है उसका नेट गेन हो रहा था। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो एंटर कर जाता है क्रैब साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो ये क्रैब साइकिल में जब एंटर करता है तो एक साइकिल जो है वो रन होने के लिए 3 NADH का फॉर्मेशन होता है, 1 FADH2 फॉर्म हो रहा था, 1 GTP फॉर्म हो रहा था, ठीक है। अगर यदि हम एक एक के अकॉर्डिंग देखें तो 3 NADH जो है वो 9 ATP प्रोड्यूस कर देगा, 1 FADH2 जो है 2 ATP के बराबर होता है, सो 2 ATP हो गया, 1 GTP जो है 1 ATP के बराबर होता है। ये एक साइकिल के लिए थी कैलकुलेशन। अब 2 मॉलिक्यूल हैं एसिटाइल कोएंजाइम के लिए, सो 2 बार अगर हम इस साइकिल को रन कराएंगे तो इंटू 2 कर देंगे। सो 9 इंटू कितना हो जाएगा 9, हाँ, अगर हम यदि इस एक साइकिल में हमें इसको ऐड करेंगे तो 9 + 2 9 10 11 एंड 1 12 हो गया। एक साइकिल में 12 ATP जो है वो बन रहा है। अगर यदि 2 एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल जो है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो हम 12 × 2 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 24 ATP इस तरीके से। सो 24 ATP, टोटल 24 ATP हमें किससे मिलते हैं, TCA साइकिल से। सो 8 ATP तो हमें मिल रहे थे ग्लाइकोलिसिस से, 6 ATP मिल रहा था लिंक रिएक्शन से, 24 ATP मिल रहा था TCA साइकिल से। अगर इस सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल जो ATP मिलता है वो हो जाता है 38 ATP मॉलिक्यूल जो है उसका टोटल गेन होता है। कब, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, तब जाकर हमें 38 ATP मॉलिक्यूल जो है उसका नेट गेन होता है। अब ये कितने उसमें जा रहा था कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, पाइरूवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ लिंक रिएक्शन के थ्रू, एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो क्रैब साइकिल TCA साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, NADH FADH2 GTP
इसका फॉर्मेशन करता है, जिसकी हेल्प से हमें टोटल 24 ATP जो है उसका नेट गेन होता है क्रैब साइकिल में। लिंक रिएक्शन में 6 ATP का हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में 8 ATP का हो रहा था। सो टोटल अगर हम करते हैं तो 38 ATP जो है उसका नेट गेन होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेकडाउन में। आई होप कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्रैब साइकिल, उसके स्टेप्स, उसके पर्टिकुलर एंजाइम, उसकी लोकेशन क्या होती है, और उसके बाद उसकी जो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो टोटल अगर हम देख रहे हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेकडाउन में 38 ATP जो है उसका गेन हो रहा है। सो ये भी अच्छे से समझ में आ गया। सिंपल सी बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो NADH है, एक NADH जो है वो 3 ATP के बराबर होता है, 1 FADH2 जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है, और एक GTP जो है वो 1 ATP के बराबर होता है। अगर ये चीज़ हमें पता होगी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो हम आसानी से इसमें जो टोटल गेन है ATP का उसको कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप कि ये वाला जो वीडियो है क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस, ये तीनों पाथवे जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए या फिर कोई भी डाउट रहता है उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, डाउट को सॉल्व कर सकूँ। मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।